अंदाज से ना नापिए किसी इंसान की हस्ती, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइड टू लाइफ की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1977 की। देश में राजनीतिक रूप से साल 1977 बहुत ही बदलाव वाला था। 1977 से 1980 के बीच की कहानी केंद्र में बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार और इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के सत्ता में शानदार वापसी की कहानी है। इस दौरान वो सब कुछ हुआ जो आम जनता को कतई उम्मीद नहीं थी। इस वर्ष देश को पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मिली, जिसके मुखिया के रूप में मोरारजी देसाई ने पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जनता ने कांग्रेस को हराकर सत्ता की चाबी जनता पार्टी के हाथों में देकर मानो इमरजेंसी के दौरान हुए सभी जुल्मों का हिसाब ले लिया था। हालांकि ये सरकार बहुमत से इंदिरा गांधी को हराकर बनाई गई थी, फिर भी आपसी खींचतान के चलते ये सरकार ज्यादा नहीं चल पाई और जल्द ही चुनाव हुए। इन चुनावों में इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीतकर एक बार फिर प्रधानमंत्री बनी। कैसे, वो हम आपको आगे के एपिसोड्स में बताएंगे। फिलहाल आज हम बात करेंगे मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने की। तो 1977 में लोकसभा का कार्यकाल नवंबर में खत्म होने वाला था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अचानक ही 18 जनवरी को चुनाव की घोषणा करके देशवासियों और विपक्ष दोनों को अचंभे में डाल दिया। देश में 3 दिन में ही चुनाव संपन्न हो गए। चुनाव 16 मार्च 1977 से लेकर 19 मार्च 1977 के बीच हुए। 22 मार्च 1977 को आए चुनाव नतीजे ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को मात्र 153 सीटें ही मिली थी। इस चुनाव में पूरा विपक्ष समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गोलबंद हुआ था। जनता पार्टी को चुनाव चिन्ह तक नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से पार्टी ने भारतीय लोकदल के चिन्ह हलधर किसान पर चुनाव लड़ा और 298 सीटें जीती। आपातकाल और उस दौरान चलाए गए जबरन नसबंदी के अभियान ने उत्तर भारत में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे 2 मुख्य राज्यों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं अन्य हिंदी भाषी राज्य जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ एक सीटें ही मिली। राजधानी दिल्ली में भी कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी। इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी ने 40,000 किलोमीटर की यात्रा की। जम्मू कश्मीर और सिक्किम को छोड़कर वो हर राज्य में गई और 244 चुनाव सभाओं को संबोधित किया। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्हें ये अंदाजा लग गया था कि इस बार जनता उनके साथ नहीं है। इस चुनाव के बारे में कहा जाता है कि ये पहला ऐसा चुनाव था जिसमें पार्टी पीछे हो गई थी, नेता पीछे हो गए थे, सिर्फ जनता चुनाव लड़ रही थी। उस जमाने में चंद्रशेखर की जब कोई चुनावी सभा होती थी तो एक आदमी चादर लेकर घूम जाता था और 10-15 लाख रुपए इकट्ठा हो जाते थे। इस बात की सूचना मात्र से ही कि बाहर से कोई शख्स जनता पार्टी का प्रचार करने आया है, 10-15 हजार लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी, चाहे लोग उसे जानते हों या ना जानते हों। वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी की चुनावी सभा में जनता की उदासीनता साफ दिखाई दे रही थी। इंदिरा गांधी का भाषण समाप्त होने से पहले ही लोग वहां से उठना शुरू कर देते थे। कांग्रेस प्रत्याशियों की ओर से जब ये नारा दिया जाता, बोलो इंदिरा गांधी की जय, तो भीड़ की तरफ से एक आवाज तक न आती। वहीं इस बीच कांग्रेस के कुछ सीनियर नेता जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा आदि ने कांग्रेस जब छोड़ा, उसके बाद पार्टी पर इसका और नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। जगजीवन राम के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जबरदस्त रैली की थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के इतिहास में किसी सभा में इतना बड़ा जनसैलाब कभी नहीं देखा गया। कांग्रेस इस रैली को विफल करना चाहती थी। इसी वजह से तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने दूरदर्शन पर रविवार की फीचर फिल्म का समय जो है वो 4 बजे से बदलवाकर 5 बजे करवा दिया था। पूर्व निर्धारित फिल्म वक्त के स्थान पर उन्होंने 1973 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी दिखाने का फैसला किया था। जेपी और जगजीवन राम बॉबी से कहीं बड़े आकर्षण सिद्ध हुए और बड़ी तादाद में लोग जेपी की रैली में पहुंचे।
एक बार फिर रामलीला मैदान के आसपास किसी बस को आने नहीं दिया गया था और लोगों को सभा स्थल तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर तक चलना पड़ा था। दरअसल जनता पार्टी के चुनाव अभियान को हवा दी आपातकाल की ज्यादतियों और संजय गांधी के नसबंदी और शहरों के सौंदर्यीकरण अभियान ने। नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी रायबरेली से जनता पार्टी के नेता राजनारायण से करीब 55,000 वोटों से चुनाव हार गई। राजनारायण की ही याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1971 में इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था। उन पर सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। इस घटना को ही देश में आपातकाल की जड़ माना जाता है। अमेठी से इंदिरा के बेटे संजय गांधी को भी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को शिकस्त झेलनी पड़ी। चुनाव में युवा नेताओं की किस्मत भी खूब चमकी। जेपी आंदोलन के साथ जुड़े रहने वाले लालू यादव बिहार के छपरा से 3 लाख वोट के बड़े अंतर से जीते, तो वहीं रामविलास पासवान 4 लाख वोट के अंतर से हाजीपुर से जीतकर संसद पहुंचे थे। बिहार और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, जिसकी एक वजह यह भी थी कि यूपी और बिहार में आपातकाल के दौरान संजय गांधी के आदेश पर जबरन नसबंदी कराई गई थी, जिसका विरोध जनता ने चुनावों में साफ साफ दिखा दिया था। इंदिरा के खिलाफ कई पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जनता पार्टी के गठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, पेजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और डीएमके पार्टियां शामिल थी। सभी ने भारतीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के गठबंधन में एआईएडीएमके, सीपीआई, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी शामिल थी। इसके अलावा दोनों गठबंधन के दलों में 2-2 निर्दलीय नेता भी शामिल थे। लेकिन तब असमंजस ये हुई थी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जनता पार्टी गठबंधन के सामने पीएम के चेहरे के लिए 3 बड़े नाम थे: मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। जनसंघ और कांग्रेस के पुराने धड़े मोरारजी देसाई के नाम के पक्ष में थे, तो समाजवादी और युवा जगजीवन को पीएम देखना चाहते थे, जबकि भारतीय लोकदल अपने नेता चरण सिंह की वकालत कर रहा था। इसी कश्मकश को बाद में इस गठबंधन की सरकार में फूट की वजह माना जाता है। आखिरकार मोरारजी देसाई के नाम पर सहमति बनी थी, लेकिन इन चुनावी नतीजों के बाद 2 अहम घटनाक्रम हुए। एक तो कांग्रेस में फूट पड़ी तो इंदिरा के नेतृत्व वाली कांग्रेस आई अलग पार्टी बन गई, और दूसरी, इंदिरा गांधी ने 1978 में उपचुनाव में चिकमंगलूर सीट से जीत दर्ज की और वो लोकसभा पहुंची। लेकिन इंदिरा के खिलाफ जनता पार्टी सरकार ने जो बदले की चाल चली वो उसके लिए ही उल्टी पड़ गई थी। असल में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने जनता पार्टी और गठबंधन वाले नेताओं को जेल भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जनता पार्टी सरकार ने इसका बदला लेने के लिए पहले संजय गांधी की गिरफ्तारी कई आरोपों में करवाई और फिर संसद से निष्कासित करवाकर इंदिरा को भी गिरफ्तार करवाया गया। लेकिन ये रणनीति जनता पार्टी के लिए एकदम उल्टी पड़ गई। एक तो पहले ही जनता पार्टी सरकार में कई तरह के गठबंधन थे जिनके बीच टकराव था। ऐसे में इंदिरा गांधी से लिए गए इस इंतकाम का नतीजा ये हुआ कि देश की बड़ी आबादी इंदिरा के प्रति सहानुभूति रखने लगी और उनके पक्ष में आ गई। वहीं जनता पार्टी में अनबन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मोरारजी देसाई ने चरण सिंह और इंदिरा को चुनाव हराने वाले राजनारायण को पार्टी से निकाल दिया। दूसरी तरफ जनता पार्टी की सरकार गिराने की जुगाड़ लगा रहे संजय गांधी ने उस मौके को भुनाने का सोचा। उन्होंने चरण सिंह के हनुमान कहे जाने वाले राजनारायण से करीबी बढ़ाई। इस बीच मोरारजी देसाई ने तो दोनों सीनियर नेताओं को अपने पाले में ले लिया, लेकिन अनबन बनी रही। दूसरी तरफ संजय गांधी किसी तरह जनता पार्टी की सरकार गिराने की जुगाड़ लगा रहे थे। उन्होंने राजनारायण को मना लिया कि वो भारतीय लोकदल का समर्थन जनता पार्टी सरकार से वापस ले ले। संजय ने वादा किया था कि कांग्रेस चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनने में मदद करेगी। इस पर राजनारायण राजी हो गए। फिर मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जनता पार्टी की सरकार गिराई गई। वादे के मुताबिक चरण सिंह पीएम भी बने।
लेकिन सिर्फ 23 दिनों के लिए। इसके बाद इंदिरा ने उनसे समर्थन वापस ले लिया और फिर 1980 में चुनाव की घोषणा हो गई। इसके साथ ही चरण सिंह इकलौते ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए जिनकी सरकार संसद में कदम रखने से पहले ही गिर गई। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी कल अगले एपिसोड के साथ। बताऊंगी साल 1978 में क्या क्या हुआ। तो देखते रहिए इनसाइड टू लाइव। नमस्कार।